हे एवरीबॉडी, मैं हूं संजू दत्तरवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। तो आपको पता ही होगा कि हम अपने इस चैनल पर लॉ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, उनको हम कवर करते हैं बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो इसी तरह हमारा इंडियन पॉलिटी का ये सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा ये दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक। तो चलिए आज अपनी इस वीडियो में इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि हर एक राइट की कोरिलेटिव ड्यूटी होती है। तो हुआ ये कि 1975 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट इंडिया के अंदर थी, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि इंडिया के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनको अपनी ड्यूटीज का कोई एहसास ही नहीं है। तो इमरजेंसी के दौरान पर 1976 में गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को उनकी ड्यूटीज का एहसास दिलाने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जो कि थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। अब शुरुआत से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स तो थे, बट फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सेपरेट चैप्टर बनाया जाए फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। अब कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेकर आए। ये अमेंडमेंट अपने आप में इतना बड़ा और वास्ट था, इतने सारे चेंजेस किए गए थे कि इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जो 42nd अमेंडमेंट लाए, इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सेपरेट चैप्टर को ऐड किया गया, जो था चैप्टर 4A, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जिसमें हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं, ए से लेकर के तक। तो शुरुआत से अगर हम बात करें तो सिर्फ 10 अमेंडमेंट के बाद सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ही ऐड किया गया था, लेकिन बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड किया गया, जो कि थी के। अब हमारे पास इंडियन सिटीजन्स के पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज के एप्लीकेशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स मेनली जो सिटीजन्स पर एप्लीकेबल होते, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी है जो नॉन सिटीजन्स पर एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो ये सिर्फ सिटीजन्स पर ही एप्लीकेबल होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनका मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पर्पसेस है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो पहला पर्पस ये है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये एंटी सोशल एक्टिविटीज के अगेंस्ट एक वार्निंग का काम करती है। जैसे जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज है, चाहे वो हमारे कंट्री का फ्लैग जलाना हो, कॉन्स्टिट्यूशन का इंसल्ट करना हो, तो इन सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज के अगेंस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज एक वार्निंग की तरह एक्ट करती है कि आप ये सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो। जो दूसरा मेन पर्पस है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये एक रिमाइंडर की तरह भी काम करती है कि आपके पास ठीक है कि राइट है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आप इन्हें फुली एंजॉय कर सकते हो, लेकिन इनके साथ साथ आपको अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको भी निभाना पड़ेगा। तो ये काम करती है एज अ रिमाइंडर ऑफ देयर ड्यूटीज। जो तीसरे मेन पर्पस है वो ये है कि जितने भी हमारे नेशनल गोल्स है उनको अचीव करने में फंडामेंटल ड्यूटीज कमिटमेंट और डिसिप्लिन को प्रमोट करती है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के 3 मेन ऑब्जेक्टिव। अब जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या लूप होल भी है, वो है कि ये नॉन एनफोर्सेबल राइट्स है। नॉन एनफोर्सेबल राइट्स का क्या मतलब होता है कि ये ऐसे राइट्स है जिनको अगर कोई इंडियन सिटीजन फॉलो नहीं भी करता है तो उस पर कोई फाइन या पेनल्टी इंपोज नहीं की जा सकती है। बट इन फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि नॉन एनफोर्सेबल राइट्स हैं, इनको ओवरकम भी किया जा सकता है। इनका जो लूप होल है उसको दूर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाकर उसे एनफोर्स कर दे तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्स किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी ये 4 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, इन सबको किसी ना किसी लेजिस्लेशन के थ्रू एनफोर्स किया गया है। अब फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड एक केस देखते हैं। वो केस है बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, जिसे नेशनल एंथम केस भी कहा जाता है।
इस केस में हुआ क्या कि इस केस के अंदर एक हाई स्कूल की असेंबली के अंदर नेशनल एंथम प्ले हो रहा था, जिसमें 3 स्टूडेंट जेहोवा बिलीफ के थे और वो 3 स्टूडेंट अपनी अटेंशन पोजीशन में तो खड़े थे, लेकिन वो नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे। और यही चीज उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने देख लिया और उन तीनों स्टूडेंट्स को स्कूल से एक्सपेल कर दिया, ये कहकर कि तुम नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। अब वो तीनों स्टूडेंट्स हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट कहता है कि हाँ ये सही है कि तुम तीनों नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। अब फिर वो तीनों स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाकर जाते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर आप अपने पर्सनल रिलीजन या फेथ के वजह से नेशनल एंथम नहीं गा रहे हो तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारी जो आर्टिकल 51A क्लोज ए के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है, ये कहती है कि हर इंडियन सिटीजन की ड्यूटी है कि वो नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करे। तो इसको एनफोर्स करने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ एनेक्ट किया, जो कि था प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो देखा आपने कि कैसे पार्लियामेंट अब फंडामेंटल ड्यूटी के इस लूप होल, जो कि नॉन एनफोर्सेबल राइट्स हैं, इसको कैसे लॉ बनाकर एनफोर्स कर सकती है फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो आपने देखा हमारा ये टॉपिक कितना इजीली हमें समझ में आ गया है। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये यहीं खत्म होता है। अगले किस प्रोविजन के बारे में आप समझना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।